ये इंपीरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, आसान टॉपिक है। इंपीरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। क्या होता है इंपीरिकल फार्मूला? और क्या होता है मोलिकुलर फार्मूला? मोलिकुलर फार्मूला क्या है? पता चलता है का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी भी कंपाउंड में, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में उसका प्रिंसिपल। गुड। तो मोलिकुलर फार्मूला जैसे मान लीजिए हम बेंजीन लेते हैं, मोलिकुलर फार्मूला अगर हमने C6H6 लिया, किसका? बेंजीन का। ये बेंजीन है और इस बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला है C6H6। और इसके अगर हम इंपीरिकल फार्मूला की बात करें तो इस बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं? बेंजीन को हम लिख सकते हैं ऐसा CH6, CH6, और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वह है CH। तो CH C6H6 का सिंपलेस्ट फॉर्म है और बेंजीन का ये जो फॉर्मूला है ये है एक्चुअल फॉर्मूला, या बेंजीन का molecular formula is the formula in which actual number, exact number of atoms are present. The formula in which exact number of atoms are present gives molecular formula, and the formula in which the simplest number या simplest form of the molecule is called empirical formula. उसी molecular formula का simplest form अगर लेते हैं तो ये कहलाएगा empirical formula. This is the formula in which क्या होगा? The formula in which, लिखते भी चलेंगे, in which exact number of atoms are present. Atoms are present called molecular formula. And simplest form of the molecular formula या molecule, simplest form of the molecule या molecular formula is called empirical formula, अब क्वेश्चन यहां है कि क्या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का सेम इंपीरिकल फॉर्मूला हो सकता है? क्वेश्चन है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है या नहीं? जैसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, तो क्या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? नहीं। अभी हमने C6H6 बेंजीन लिया है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है, लेकिन इंपीरिकल क्या है? CH। अगर हम इसकी जगह पर C2H2 भी ले लें, इथिलीन, इस एसिटिलीन या इथाइन, तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH। तो टू डिफरेंट कंपाउंड्स, बेंजीन एंड इथाइन हैविंग सेम इंपीरिकल फॉर्मूला CH, सेम इंपीरिकल फॉर्मूला CH हो सकता है। इसका मतलब है कि इंपीरिकल फॉर्मूला अगर आपको दे दे तो फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है, मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है।
इसका मतलब अगर इंपिरिकल फॉर्मूला आपको दे दे तो क्या उससे मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के? नहीं निकाल सकते। बिना किसी इंफॉर्मेशन के इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला तक आप नहीं पहुंच सकते। तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला तक आप पहुंच जाएंगे? परसेंटेज। परसेंटेज की जरूरत नहीं है। C6H6 में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज वही होगा जो CH में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा। फिर कल वाला प्रॉब्लम, CH में भी कार्बन हाइड्रोजन का वही परसेंट होगा जो C6H6 में होगा, क्योंकि हमने रेशियो तो वही लिया है। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे दे तो क्या उससे हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे? आंसर इज नो। इसका मतलब कुछ और चाहिए होगा, परसेंटेज कंपोजिशन से तो नहीं पता चलेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दे तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला से, जबकि आप जान रहे हैं कि यहां पर भी कंपोजिशन वही है, यहां पर भी कंपोजिशन वही है। हमने रेशियो सेम लिया है और रेशियो सेम होगा तो पिछली क्लास में देख चुके हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा। अमाउंट दिया रहे थे, किसका अमाउंट? मोलिक्यूल दिया रहे, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिक्यूल दे दिया बेंजीन। यू हैव गिवन टू अ मोलिक्यूल बेंजीन whose empirical formula is CH. What is the molecular formula of benzene? You don't know this. ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ मत देखो, ये देखो कि empirical formula CH है, you have given. And benzene एक कंपाउंड है जिसका empirical formula ये है। Then what is the formula, molecular formula of benzene? क्या बोलोगे? नहीं बता सकते। इसका मतलब कुछ हमें चाहिए ना, कोई डाटा चाहिए ना, बिना उस डाटा के हम यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। तो वो डाटा क्या है? वो डाटा है यह 6, वह डाटा है n। अगर हम n फाइंड कर ले, n, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या है, यहां पर n की वैल्यू क्या है? अगर यहां देख रहे हैं तो यहां n की वैल्यू है 2 और यहां n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 6। अगर हम n फाइंड कर लें तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेंजीन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इथाइन हो जाएगा। इसका मतलब हमें चाहिए क्या? n चाहिए, n। अगर n हम फाइंड कर लेते हैं तो इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर मोलिक्यूल चाहिए तो फिर मोलिकुलर फॉर्मूला जब हम दे ही देंगे, मोलिक्यूल नहीं, मोलिकुलर फॉर्मूला कर रहे हैं। फिर वही तुम जो बोल रहे हो उसको स्पष्ट करो। मतलब हम ये बता दें कि कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। अच्छा, किसी एक का, तो उसे कैसे? अच्छा, उसे रेशियो के हिसाब से एक का 6 है तो दूसरे का भी 6 होगा, लेकिन एक देना चाहिए तभी होगा। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे कि सर आप हमको हाथ पकड़ के चलाना सिखा देंगे तो हम चल लेंगे। सही बात है, किसी को भी चलाना सिखा देंगे, पकड़ के चलाना हो तो अपने से कैसे करेंगे? हम तो वहां तक आप जा रहे हैं कि ठीक है, अब एक रेशियो सेम है तो आप एक का वैल्यू दे दीजिए तो दूसरा का वैल्यू हम कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, नो नो, क्वेश्चन हमारा ये नहीं था। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो ये चाहिए। इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें चाहिए मोलिकुलर वेट, हमें चाहिए वेपर डेंसिटी, हमें चाहिए कुछ ऐसा चीज जो कि n निकालने में मदद करे। हमें कुछ ऐसा चाहिए, इस बेंजीन का फॉर्मूला तो हमें निकालना ही है। हमें क्या चाहिए? बेंजीन का मोलिकुलर वेट अगर दे दे तब मेरा काम हो जाएगा। बेंजीन के बारे में अगर कोई गैस है तो उसका वेपर डेंसिटी दे देगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। कैसे, उसको समझते हैं। अगर हमने कहा कि, तो हम ये कह सकते हैं ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला है, इस इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा। इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा? 12 + 1 13। किसका? बेंजीन का।
बेंजीन C6H6 नहीं, बेंजीन ये क्या है अभी नहीं पता है। बेंजीन का इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया CH। अगर हमको ये पता है और इंपिरिकल फॉर्मूला हमें पता है, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है CH, ये तो हमें पता ही है, दो चीज तो हमें पता है क्योंकि इंपिरिकल फॉर्मूला आपको पता रहेगा। दूसरा चीज इंपिरिकल फॉर्मूला पता होगा तो इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल लेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला पता है तो इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। हाँ, तो एक और चीज हमें चाहिए, अगर हम मोलिकुलर वेट दे दिए तो मेरा काम हो जाएगा। मोलिकुलर वेट अगर हमने कहा मोलिकुलर वेट 78 है, मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन 78 है। फॉर्मूला नहीं दिए हैं, हमने मोलिकुलर वेट दिया है, तो इस मोलिकुलर वेट से हम n निकाल लेंगे। कैसे, तो n बेसिकली क्या है, n बेसिकली क्या है, मोलिकुलर वेट बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कुछ निकालना हो तो कुछ चाहिए होगा ना, तो कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए? अगर हमें n निकल जाएगा तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, लेकिन n निकालने के लिए हमें मोलिकुलर वेट चाहिए होगा, या ये भी चाहिए वेपर डेंसिटी। अगर गैस है तो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पता है हमें, मोलिकुलर वेट बाई 2 होता है। इसका मतलब अगर हमें मोलिकुलर वेट नहीं पता, वेपर डेंसिटी पता, तो इसकी मदद से हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, इससे भी हो सकता है, यहां से भी हम बढ़ सकते हैं, यहां से भी मोलिकुलर वेट डायरेक्टली ना दिया हो, वेपर डेंसिटी दिया तो उसकी मदद से मोलिकुलर वेट आएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा तो मोलिकुलर वेट इंपिरिकल फॉर्मूला पता है, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट पता कर लिए, तो उस दोनों की मदद से हम n निकाल लेंगे और n निकल जाएगा तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n। इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो हम यहां देख सकते हैं, चूंकि अभी ये इसलिए लग रहा होगा कि ये तो सर आपने लिया ही है, ठीक है, हमने लिया बेंजीन और बेंजीन के बारे में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ और लें जो उसके बारे में आपको नहीं पता है तो वो क्या होगा, तो उस केस में इसका एप्लीकेशन आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर बेंजीन का मोलिकुलर वेट आपको 78 है, तो n आप निकालेंगे कितना, 78 बाई 13 विच इज 6। जब 6 आप निकाल लिए तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी आप निकाल लेंगे, CH इंपिरिकल फॉर्मूला इज CH into 6 C6H6। तो कहने का मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको कम से कम 2 चीज आपको दिया रहना चाहिए। कौन कौन से 2 चीज, एक तो इंपिरिकल फॉर्मूला, कोई भी 2 दिया रहेगा तीसरा आप निकाल सकते हैं, कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। एक दिया रहेगा तो नहीं, क्या क्या दिया रहेगा सो और क्या निकालना है सो समझिए। अगर मान लीजिए आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिया, हमने क्या कहा, अगर आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन, दूसरा मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं या नहीं। 2 इंफॉर्मेशन आपको दिया है, इंपिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट, 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उस इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, n निकल गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। तो ये तब कर पाएंगे जब 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए ऐसा है, अगर आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, n पता है, n पता है, इसमें n की जरूरत है क्या, n की जरूरत है भी नहीं, कम से कम हमने बोला, तो इस केस में आपको n की जरूरत भी नहीं, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इंपिरिकल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, कम से कम अब यहां पर ऐसा कर दे, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, इंपिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं।
इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए दो चीज आपको दिया रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। बट अब क्वेश्चन ये है, ये तो आसान क्वेश्चन ये है कि आपको इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ये तो केस तब था जब इंपीरिकल फॉर्मूला दिया रहेगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे, आपको ये कंसेप्ट बताया गया। बट क्वेश्चन ये है कि इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? क्वेश्चन है इफ इंपीरिकल फॉर्मूला इज नॉट गिवन, इंपीरिकल फॉर्मूला इज नॉट गिवन, उस केस में एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, इंपीरिकल फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा। तो फिर इंपीरिकल फॉर्मूला दिया नहीं है तो कुछ तो देगा, क्या देगा? परसेंटेज कंपोजिशन देगा। क्या देगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स देगा, जिसके आधार पर हम इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे और उस इंपीरिकल फॉर्मूला की मदद से, और मोलिकुलर वेट भी देगा, मोलिकुलर वेट भी देगा। मतलब यहां तक का सीन आपका क्लियर नहीं है, इंपीरिकल फॉर्मूला ही नहीं पता है, इसके बाद का सीन आपको पता है लेकिन इससे पहले का सीन नहीं पता। तो इससे पहले के लिए आपको इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन। Then you can also find empirical formula with the help of molecular weight. You can find the molecular weight, आपको दिया हुआ है तो मोलिकुलर फॉर्मूला अब आप निकाल सकते हैं। तो एक कैटेगरी ये है, दूसरा कैटेगरी ये है, इसी दोनों कैटेगरी पे क्वेश्चंस होते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट करिए, ये लिख चुके हैं, नोट करिए, एक दो क्वेश्चन करते तो ज्यादा समझ में आएगा। हो गया? ठीक है, जैसे एक आसान क्वेश्चन ये है, पहले हम इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उसमें घुसेंगे। क्वेश्चन है empirical formula of a compound
empirical formula of a compound empirical formula of the compound of molecular mass 120 is CH2O. Molecular formula of the compound is A C2H4O2, B C4H8O4, C C3H6O3, and D all of these. B C4H8O4 B। तो आप यहां पर ये किए होंगे कि मोलिकुलर वेट देख लिए होंगे और कर दिए होंगे, नहीं, क्योंकि इंपिरिकल फॉर्मूला इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, तीनों का इंपिरिकल फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, लेकिन मोलिकुलर वेट किसी एक का ही है ये। तो क्या किए यहां पर, क्या किए, इंपिरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उस कंपाउंड का CH2O, इससे आप क्या निकाले, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकाले, मास निकाले, कितना आया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 30। तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लिए, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है तो इससे n निकाल लिए, मोलिकुलर वेट बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट 120/60, और जैसे ही n निकल, अच्छा 30 से बाई 30, तो ये 4 आ गया। तो इसके बाद आप इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला उसे निकाल लिए, इंपिरिकल फॉर्मूला इंटू n, तो CH2O इंटू 4, C4H8O4। प्रोसेस वही है, वैसे भी अगर डायरेक्टली मोलिकुलर वेट देखे तो एक ही सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, बट प्रोसेस से जाएंगे तो ये प्रोसेस सही है। तो यहां पर इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था इसीलिए, और मोलिकुलर वेट दिया हुआ था, दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था तो आप क्वेश्चन कर पाए। बट अगर यह केस हो, ये वाला केस हो, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन। तो इसमें आपको करना क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन, इज गिवन। आपको इसके लिए एक काम करना होगा, अब जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में आप करेंगे यही काम जो कर रहे हैं। शुरुआत में आपको करना क्या है,
मान लीजिए 2 का है, 2 का, 3 का है, 3 का, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के हिसाब से आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट्स जो भी दिया हुआ होगा उसको आप लिखेंगे। जो भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है या ऑक्सीजन है, जो भी दिया रहेगा उसको आप नोट करेंगे। उसके बाद उसका परसेंटेज मास या परसेंटेज कंपोजिशन याद रखेंगे। कंपोजिशन जब भी देगा तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कल भी बताए थे बाई मास ही होता है। नहीं दिया है तो आप मास में ही लेंगे। मोल परसेंट दिया हुआ है उससे हमें मतलब नहीं, हमें लेना है मास परसेंट। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको मास के रेस्पेक्ट में, तो परसेंटेज बाय मास, जो मास परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा वो चीज आप यहां लिख लेंगे। मान लीजिए इसका x% है, इसका y% है, इसका z% मान लेते हैं। ऐसा होगा कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज x है, हाइड्रोजन का y है, ऑक्सीजन का z है, या परसेंटेज दे रखा होगा तो ये लिखेंगे। उसके बाद यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब 100 ग्राम अगर वो कंपाउंड है, 100 ग्राम में जो परसेंटेज है वही उसका मास हो गया। x ग्राम, y ग्राम और z ग्राम, ये इसका क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया रहेगा वो उसका मास कहलाएगा ग्राम में। क्योंकि 100 ग्राम में x ग्राम, y ग्राम और z ग्राम जो भी हमने लिया वो परसेंटेज उसका मास कहलाएगा। इसके बाद मोल्स निकालेंगे तो इसका ग्राम एटॉमिक मास आपको पता है, इसका ग्राम एटॉमिक मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका वेट x अब बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मतलब 12, y बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो भी होता है वो लेंगे। z जो वेट दिया हुआ है उतना बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कुछ करेंगे। ये काम करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, जो वैल्यू इसमें निकाले, ये रेशियो निकाले, मान लीजिए ये रेशियो आया, मान लेते हैं ये रेशियो आया A या B या C, ऐसा भी हो सकता है दो बराबर हो जाए, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, जो भी वैल्यू आएगा उसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा तो देख ही सकते हैं। इसमें जो छोटा बड़ा होगा वो तो आप देख ही सकते हैं कि इसका वैल्यू निकालने पे आया 5, इसका आया 10, इसका आया 15, तो सबसे छोटा 5 है। मान लीजिए यहां पर हमने ABC लिया, उसमें A B C में सबसे छोटा जो है हमने माना वो क्या है, A जो सबसे छोटा होगा। लिस्ट मोल जो आ रहा है उस लिस्ट मोल से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स बाय मोल्स, मोल्स बाय मोल्स, लेकिन किसका मोल्स बाय किसका मोल्स। तो जिसका भी रिलेटिव निकालना है उसका मतलब A, अब बाई जो छोटा होगा सबसे उससे डिवाइड करना है। अगर छोटा C है तो A बाई C, B बाई C, C बाई C। छोटा A है तो A बाई A, B बाई A, C बाई A। ये काम कर देंगे तो ये क्या होगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स जब आ गया तो वह मोल्स का रिलेटिव वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। अगर यह इंटीजर है तो ठीक है, अगर यह इंटीजर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हमें इंटीजर में लेके जाना होगा। तो यहां पर जो भी वैल्यू आया वो एज इट इज यहां पर हम रख देंगे, वो फ्रैक्शन हो तो भी, इंटीजर हो तो भी। दिस इज कॉल्ड सिंपल रेशियो, दिस इज कॉल्ड सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो आ गया, ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आया बेसिकली सिंपल रेशियो दिया आपको। तो सिंपल रेशियो जो यहां आया A बाई A, B बाई A और C बाई A जो भी आया, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो इंटीग्रल वैल्यू हो, फ्रैक्शनल हुआ तो भी, इंटीग्रल हुआ तो भी, सिंपल रेशियो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप आपको करना है सिंपल रेशियो को, अगर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ले जाना, होल नंबर रेशियो में लेके जाएंगे।
सिंपल होल नंबर रेशियो में कैसे ले जाएंगे? अगर ये होल नंबर है तो यही रह जाएगा, क्योंकि सिंपल रेशियो अगर होल नंबर में है तो यह रेशियो वही रहेगा। मान लीजिए ये 1 2 3 आया तो यहाँ भी 1 2 3 रहेगा। लेकिन अगर यह होल नंबर में नहीं है, क्योंकि ये सिंपल रेशियो है, दैट मे बी होल नंबर, दैट मे नॉट बी होल नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो उस स्थिति में आपको उसे इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, होल नंबर रेशियो में लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका हो गया 1, यहाँ हो गया 1.5, यहाँ हो गया 2.5, मान लीजिए ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, तब ये होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वैल्यू है यहाँ पर, अगर यहाँ 2.5 की जगह पर 2.25 है, तो हम 2 से किए तो ये तो 4.5 रह गया, अभी भी फ्रैक्शन है। तो हमें 3 से किए, 3 से भी करेंगे तो नहीं होगा, तब 4 से करना पड़ेगा। 4 से किए तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, तो ये होल नंबर में आ गया। कहने का मतलब अगर ये होल नंबर में नहीं है तो होल नंबर में आपको लाना है, अगर है तो उसी को उतार लेना है। आया कुछ समझ में? नोट करिए। इसके बाद आपको अगर ये होल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो होल नंबर में आप इसको ले जाएंगे। जो होल नंबर में जाएगा वही आपका क्या दे देगा? मान लीजिए इसको लेके गए, ये आ गया D, ये आ गया E, ये आ गया F, ऐसा हो सकता है क्या? या सेम भी हो सकता है कोई वैल्यू, जो भी वैल्यू आया ये आपका क्या कहलाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, और यही आपका क्या देगा? इंपीरिकल फॉर्मूला देगा। सो इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या मिल जाएगा? कंपाउंड क्या हो जाएगा? C कितना D H E O F। This is the empirical formula. अब इंपीरिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया है, बाकी का क्वेश्चन फिर उसी तरह से पूछा जाएगा। मोलिकुलर वेट दिया रहेगा, उस मोलिकुलर वेट की मदद से आप इंपीरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो एक तरीका ये भी है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमने माना है ऐसा, इसीलिए ऐसा किया। लेट यहाँ ए हमने छोटा माना, छोटे वैल्यू से ही डिवाइड करना है रिलेटिव के लिए। ठीक, क्वेश्चन करिए। $64 ग्राम of an organic compound has 24 gram carbon. Organic compound has 24 gram carbon, 24 gram carbon, comma
8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, and the rest is oxygen, and the rest is oxygen. ठीक है, तो पूछा जा रहा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A CH4O, B CH2O, C C2H4O, and D none of these. ऑक्सीजन का कितना है? एम्पिरिकल ए, ठीक से देखो तो और सिंपल फॉर्म में ले जा सकते हैं ना, तो जल्दबाजी नहीं करना है। अब यही चीजें हमें जल्दबाजी नहीं करना है, एक्यूरेसी चाहिए हमें, जल्दबाजी नहीं। आप 1 मिनट ज्यादा लीजिए समय, क्योंकि अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं। ए सत्रह का आंसर है ए। ए चलिए, तो यहां पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, और बाकी के 2 ग्राम 24 और 8 32, बाकी के 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है? मास ऑफ कार्बन आपको पता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 24 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन पता है 8 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन पता है 32 ग्राम। चूंकि 32 64 में से माइनस करेंगे 32 ग्राम आएगा। अब तीनों का मास आपको पता चल गया है, तो अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालने की जरूरत है क्या, कि पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालें और फिर बढ़े इस प्रोसेस से? क्या यहाँ परसेंटेज बाय मास लेके बढ़े या मास सीधा लेके बढ़ सकते हैं? मास लेके बढ़ सकते हैं, या हमें पहले परसेंटेज बाय मास निकाल लेंगे और तब उसके बाद बढ़े तो ज्यादा सही है?
या वो तो सही होगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो हमने परसेंटेज बाई मास लिखा था, बट क्या हम ये जो मास दिया हुआ है इस मास को डायरेक्टली यहां रख सकते हैं? रख सकते हैं? नहीं, सिर्फ मास रखने से आ गया आंसर। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो ये सब चीज तो आएगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, आंसर मिलाने के लिए कर रहे हैं कि नॉलेज के लिए कर रहे हैं, कि जो चीज कर रहे हैं वो चीज का मतलब कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, और ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, ये भी नहीं करना है। हमें समझते हुए करना है कि हम आखिर जो किए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मास दिया हुआ है और यहाँ तो हम परसेंटेज बाई मास लिखे हैं, तो क्या दो अलग अलग चीज है? एक परसेंटेज बाई मास है और दूसरा मास है। तो क्या फिर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें? कार्बन 24 है, 8 है, ऑक्सीजन 32 है, 64 टोटल है, 64 में इसका परसेंट कुछ होगा, इसका परसेंट कुछ होगा, ये 50% होगा। इस तरह से हम परसेंट निकाल ले और फिर हम आगे बढ़े। बिना परसेंट निकाले 100% बन सकता है, कि कभी बनेगा कभी नहीं भी बन सकता। क्वेश्चन ये है कि हम बिना मास परसेंट निकाले इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि कुछ केसेस में कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते। कुछ केसेस ऐसा क्यों? मास निकाल के कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, देखिए कर सकते हैं मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं। आंसर आ गया यहां से, चूंकि मास लेने से आंसर आ गया, इसका मतलब कि आपने जो किया वो सही ही किया, इसकी गारंटी नहीं है। आंसर आना और सही तरह से आना दोनों में अंतर है। तो आप बिल्कुल सही किए हैं, आप यहां पर इसका मास लीजिए या मास परसेंट लीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। परसेंटेज देने का मतलब इसके टोटल 100 ग्राम में इतना 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 ग्राम है, यहां फिक्स कर दिया 100 ग्राम। इसके 100 ग्राम अगर हम इसके कंपाउंड्स लेते हैं, 100 ग्राम में इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम, मतलब यहां पर फिक्स कर दिया गया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 100 ग्राम ही होगा, क्योंकि परसेंटेज है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कुछ और ग्राम है। तो क्या फर्क पड़ता है? कार्बन का जो परसेंटेज है उसमें उसका ग्राम, मतलब 100 ग्राम में उसका मास, और किसी पर्टिकुलर में जो मास दिया हुआ है, फिर यहां से भी परसेंटेज निकालेंगे तो वही आएगा कि अलग आएगा। हम 64 ग्राम की जगह पे 640 ग्राम लेते और उसी के प्रोपोर्शनेट यहाँ 240, 80 और 320 करते, तो फिर क्वेश्चन है क्या परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहता कि अलग अलग होता? सेम रहता। जब परसेंटेज कंपोजिशन वहां पर सेम रहेगा, यहां पर सेम है, और यहां 204 यहां 6400 ले लेते, उसके प्रोपोर्शनेट यहां पर 2400, 800 और 3200 कर देते, तो फिर से परसेंटेज कंपोजिशन वही आता या चेंज हो जाता? वही आता। इसका मतलब कि जब हर बार हम वही काम कर रहे हैं जो हमें यह रिजल्ट सेम दे रहा है, तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते? इसका मतलब कि मास लेने से, क्योंकि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड में इतना इतना ग्राम है, इसका मतलब रिएक्शन भी उसी रेशियो में हुआ होगा, परसेंटेज कंपोजिशन उसी हिसाब से होगा, और परसेंटेज कंपोजिशन उसी हिसाब से है। इसका मतलब कि ये मास चेंज हो सकता है, परसेंटेज कंपोजिशन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं चेंज होगा अमाउंट के चेंज करने से। जब अमाउंट के चेंज करने से परसेंटेज कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, तब क्या दिक्कत है? ये ले या कुछ और ले, परसेंटेज कंपोजिशन अमाउंट चाहे कुछ भी ले, चाहे हम 30 30 40 ले, चाहे 300 300 400 ले, चाहे 3000 3000 4000 ले, बात तो एक ही है। हम जो कहना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? इसीलिए आप जो मास दिया हुआ है वो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो फिर आप बढ़ जाइए इसको, तब आपको क्या दिक्कत है?
ये नहीं कि कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, और डाउट में नहीं रहना है, डाउट में आपको नहीं रहना डाउट में नहीं रहना है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको बढ़ सकते हैं। बोलिए। हो गया। तो इसमें यहां हमने ले लिया एलिमेंट कार्बन, सॉरी तो एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स लिया है हमने, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इसका मास लेना है, मास अब परसेंट की जरूरत है नहीं अमाउंट लेना है। कार्बन का 24 है, 8 है और 16 है, तो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, 24, 8 और 32 ग्राम, तो ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया, 24/12, 8/1 ग्राम। ये 12 ग्राम ले रहे हैं कि 12 ले रहे हैं, ये 12 ग्राम ले रहे हैं कि 12 ले रहे हैं? यहाँ जो वेट नीचे में जो ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकाल रहे हैं कार्बन का, उसमें 24/12 जो लिए, हमारा क्वेश्चन है आपसे कि ये 24 तो मास है इन ग्राम। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 12 आपने लिया वो क्या लिए, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, क्या लिए, एटॉमिक क्या लिए, ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज द डिफरेंस। पीछे के जितने लेक्चर से जाके देख लेना, ठीक। हम ये दिखा रहे हैं आपको कि हर एक क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 12 ग्राम लेंगे और 12 ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास है, राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 32/16, कितना, 2। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2, 4, 1, तो ये रेशियो सिंपल रेशियो आ जाएगा 1, 4, 1, और ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा 1, 4, 1। तो इंपीरिकल फॉर्मूला C1H4O। समझ गए। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन इस पर करते हैं। में दिया ही नहीं है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम, ये आसान क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम and oxygen in a compound R, in a compound R, are 4.8 into 10 to the power 10
4.8 into 10 to the power 10 and 9.6 into 10 to the power 10 respectively. Its empirical formula is A Cr2O3, B CrO2, C Cr2O4 and D none of these. CrO2 अब यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया हुआ है, न मास दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। नंबर दिया हुआ, हाँ वेट कहाँ है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ क्रोमियम दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे? मतलब हम ये चाह रहे हैं कि आप रटने के बजाय समझिए, रटेंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर ये क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना पड़ेगा। कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट में आपको क्या बताया गया? कंसेप्ट में ये बताया गया कि आपको कुल मिला करके यहां तक आना है, आपको यहां तक आना है। कुछ भी दिया हुआ हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब मोल्स मास दिया हो तो निकालिए, वॉल्यूम दिया है तो निकालिए, अमाउंट दिया है तो निकालिए, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो निकालिए। नहीं समझे? हमें चाहिए क्या? इसके बाद का चीज तो आप कर ही सकते हैं, और यहां तक के लिए अगर ये दिया है तो इससे निकालेंगे, कुछ और दिया है तो कुछ और से निकालेंगे, कुछ और दिया तो कुछ और से निकालेंगे, लेकिन निकालना तो आपको मोल्स ही है। तो इससे पहले परसेंटेज कंपोजिशन यहां दिया हुआ था तो ये काम करते थे। दूसरा क्वेश्चन में हमने मास दे दिया तो भी यही काम किए, मोल ही तो निकाले थे। दूसरे वाले में क्या किए? मास दिया हुआ है तो क्या निकाले? मोल। जरूरी नहीं है कि मास और परसेंटेज दिया होगा तभी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ नंबर दिया हुआ है तो नंबर के रेस्पेक्ट में मोल निकालना तो आप जानते हैं। ये निकल गया तो फिर आगे निकाल लेंगे। नहीं, इसलिए रटने के बजाय हम इसी टेबल को याद कर ले और तभी इसी से हमको बन जाए, ऐसा नहीं। कंसेप्ट को समझिए, आपको निकालना है मोल, तो इसके लिए मास देगा तो भी कर सकते हैं, नंबर देगा तो भी कर सकते हैं, वॉल्यूम एनटी पे दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया तो भी कर सकते हैं। अब एलिमेंट का कोई वॉल्यूम तो होगा नहीं, इसलिए वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं देगा वो, लेकिन नंबर तो दे ही सकता है। मास दे दिया तो भी, परसेंटेज मास दे दिया तो भी, सभी केसेस में आप क्वेश्चंस यहां तक आ ही सकते हैं। नहीं, और देखने से बहुत कुछ लगता है, और ठीक है, तो देखने से बहुत सारे क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन देखने से बन जाए। अब यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि देखने से बन जा रहा और आंसर भी आ गया, गलती से आंसर भी सही हो गया। इसलिए ये जो गलती है ना, ये ज्यादा मतलब सही लग रहा है कि कभी कभी गलत चीज भी अगर आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल हम सही हैं। गलत चीजों में भी हम कॉन्फिडेंट तब हो जाते हैं जब आंसर मैच कर जाता है, लेकिन अगर गलत किए और आंसर नहीं आया तो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो अभी इसलिए कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तो आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आ गया इसलिए, लेकिन इसी में अगर कुछ और होता तो हाँ, और पहला ऑप्शन गलत ही रहता है। फिर से कह रहे हैं यहाँ पर हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, आसान हो भारी हो कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, हो सकता है एक का संख्या दिया हो दूसरे का मास दिया हो तो भी कर सकते हैं।
एक का संख्या दिया हो, दूसरे का मास दिया हो, तो फिर यहां कहेंगे कि मास लिखे कि संख्या लिखे। मास दिया रहेगा तो मास लिखेंगे, संख्या दिया रहेगा संख्या रहेगा, लेकिन हम निकालेंगे तो वही। आ रहा है समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसकी संख्या दिया हुआ है, इसकी संख्या दिया हुआ है, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किए, मोल्स निकल गया। तो यहाँ पर है क्रोमियम, यहाँ पे है ऑक्सीजन, इसका हमने क्या निकाला? नंबर दिया हुआ है, तो नंबर 4.8 इंटू 10 टू द पावर 10 बाई एन ने किए तो मोल्स आ गया। 9.6 इंटू 10 टू द पावर 10 किए बाई एन ने किए तो मोल्स आ गया। दोनों में छोटा वैल्यू ये था तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो इस छोटे वैल्यू से दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। अब कहेंगे सर ये तो ऐसे भी दिख रहा है यहाँ डबल है। हाँ सही बात है, वो दिख वही रहा है और कर हम वही रहे हैं, बट हम तरीका से कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? सीआर का एक इतने एटम्स इसका है, ऑक्सीजन का उसका डबल है, तो इसका 1 इसका 2, तो देखने से ही लग रहा है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? बिल्कुल। फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं ये चीज? ये पढ़ रहे हैं सिर्फ कॉन्फिडेंस पाने के लिए, क्योंकि जो चीज आप देख रहे हैं वही चीज हो जरूरी नहीं है। हम तरीका से जाएंगे तो गलत कभी नहीं होंगे। तो फिर इसके बाद आपका ये रेशियो आ गया, और रेशियो आ गया, होल नंबर ऑलरेडी है ही, तो ये फॉर्मूला हो गया Cr1O2। एक और क्वेश्चन करिए। एक एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और इंपीरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ। उसको करने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। जेई एडवांस के नाम पे डर लग जाता, नहीं डरना नहीं है तो टॉपिक से ही ना। इंपीरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? यही होगा, बट इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही, बेसिक कंसेप्ट ही हर जगह है। बेसिक कंसेप्ट ही वो भी यूज करता है, एडवांस भी यूज करता है। डाटा बड़ा बड़ा दे देगा, फॉर्मूला बड़ा बड़ा दे देगा, डरा देगा पहले ही। नहीं, जिसका नाम सुने नहीं होंगे वो सब नाम डाल देगा शुरू में ही। मूल कंसेप्ट में वैसा नाम जिसका नाम आप कभी सुने नहीं है, वो नाम सिर्फ डराने के लिए है। क्वेश्चन में वो नाम जो नहीं कभी सुने वो सिर्फ डराने के लिए नाम होता है, ठीक है, डराने के लिए होता है। इसलिए उससे डरना नहीं है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला या उसका मोलिकुलर वेट दे देगा, बस वही उसी से काम हो जाना है। तो बगल में मोलिकुलर वेट जो दिया रहता है ना, वही देखना है, उस कंपाउंड को नहीं देखना है। भारी भरकम कंपाउंड देख के नहीं डरना है। आधा कॉन्फिडेंस तो वही लूज हो गया, क्या दे दिया है आज तक, जिसका नाम नहीं सुने तो उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड ए ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 22 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन 2022। कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन and 17.3% nitrogen. The molecular formula of compound is, molecular formula of the compound A is ऑप्शन दिया है आगे, बट दिया हुआ है गिवन क्या क्या है?
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, देखो क्वेश्चन में इतना तक दे देता है। अब बताओ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जिसकी जरूरत नहीं है, ये दे दिया है 12। हाँ एटॉमिक मास दिया हुआ 12 है, 12 यू नहीं दिया हुआ है, तो वो यू भी दे सकता था, है ना। 12 दिया है, 12 यू या 12 ग्राम नहीं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। अरे ऑक्सीजन कहाँ है? नाइट्रोजन इज 14। मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए इज, यहां मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास सुने थे क्या? हाँ मोलर मास का क्या यूनिट होता था? अभी रुक जाइएगा, सोचिएगा। मोलर मास ऑफ ए, कंपाउंड ए इज A is 162, 162। अब बोलिए इस मोलर मास का यूनिट क्या लिखेंगे? ग्राम, ग्राम, ग्राम। अच्छा तो इसने भी यही दिया है, इसने भी लिखा है ग्राम पर मोल। इसका मतलब आप सही पढ़े हैं। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, ग्राम नहीं होता है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हम पढ़ते हैं उस चीज को, ठीक है। हर जगह क्वेश्चंस में, खासकर स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जरूर मैच करके देखिए। अगर आईआईटी किया है तो गलत नहीं करेगा। कहीं और किसी किताब में यू लिखा हुआ पहुंच जाए कि सर आपने पढ़ा है यहाँ तो यू लिखा हुआ है, यहाँ तो ग्राम लिखा हुआ है, हम नहीं मानेंगे, हम उस बुक की बात नहीं मानेंगे, स्टैंडर्ड की बात मानेंगे। तो यहाँ ग्राम पर मोल ही है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है C4, करिए क्वेश्चन। H6N2, B C2H3N, C C5H7N and D C10H14N2। क्या आया? ये देख के डर लग गया क्या? ये हटा दें, फिर आसान क्वेश्चन है, फिर पॉइंट में आ रहा है, थोड़ा बहुत है तो बढ़ जाओ। आसपास 2.01 है तो 2 ले लेंगे, 2.005 है तो उसको 2 ले लेंगे, 2.
09 है उसको भी 2 ले लोगे। ऑप्शन सी। क्या निकालना था, क्या निकाली हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकाले? दोनों निकाले। तो तुम जो निकाली हो इसका ग्राम मोलिकुलर मास, ये मोलर मास जो दिया हुआ है 162, इसको अगर हम 12 इंटू 5 करें, 7 इंटू 1 करें और 14 करें तो ये वैल्यू 60 प्लस 7 प्लस 14 कितना आ रहा है? 81 और यहाँ दिया हुआ है 162। तो ये कैसे हो जाएगा? अगर हम सिर्फ यही से चेक कर ले तो ये आंसर तो कतई नहीं हुआ। समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये आंसर तो होगा ही नहीं, आंसर इसका डबल होगा। अच्छा ये भी बात है। तो ऑप्शन कहीं और भी हो सकता है जो कि 162 हो। आईआईटी पूछा है तो हमको लगता है कि नीट ये किसी और का भी ऑप्शन ऐसा हो सकता है, नहीं? हाँ डी ही होगा। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, बिना कुछ किए ही बन जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में इतना दिमाग ही लगाना नहीं है, ऑप्शन से ही हो जाएगा। बट हाँ, प्रोसेस करने के लिए हम फिर से वहीं आएंगे, हम अपनी बात से मुकरते नहीं है। ये तो उन्हें क्वेश्चन कराने के लिए ट्रिक बताया, ठीक है? ये तो ट्रिक से जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस 4 नंबर लेने की बात नहीं है, हमें क्वेश्चन करने की बात है, ठीक है? तो क्या किए? कुछ नहीं करना था, वही करना है। चलो क्या करना है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन का कितना है? 74%, हाइड्रोजन का 8.7, नाइट्रोजन का 17.3। तो क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। 74/12, 8.7/1, 17.3/14 कितना आ रहा है? 12 चक 72, 6.16। ये क्या आया? 8.7। ये कितना आया? 1.2। आगे भी 22 या 220, 1.2। ये हमने मोल निकाल लिया। रिलेटिव मोल में 1.2 से सबको डिवाइड करेंगे तो 6.16/1.2, 8.7/1.2 और 1.2/1.2, यही करेंगे। तो क्या होगा? ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये लगभग 5 के बराबर आ जाएगा, है ना? 5.0 समथिंग हम 5 ले सकते हैं। ये वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा? 12 छक 12 सत्ते 84, 7 के 7.25 को हम नहीं 7 लिख सकते हैं। 7.25 आ रहा है पक्का। और ये वैल्यू कितना आया? 1 आया। 7.25 आ रहा है पूरा। और ये 5 पॉइंट कितना आ रहा है? 13। अच्छा हाँ, तब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। अगर ऐसा है 5.13 है ना,
तो अब ये क्या आ रहा है, रेशियो में 5.13 को हम क्या ले लेंगे 5, इसको क्या ले लेंगे 7, और ये तो है ही आपका 1, तो ये आ गया 5 7 1। तो फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया आपका C5H7N, और मोलिकुलर वेट यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये मोलर मास दिया हुआ है तो इससे मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 162। क्योंकि मोलिकुलर मास एक मोलिक्यूल का है और यहाँ क्या 1 मोल का मास है, तो 1 मोल का मास इतना ग्राम, तो 1 का कितना इतना U, 1 का कितना, अगर 1 मोल का मास 162 ग्राम है, 1 मोल का मास 162 ग्राम है, पर मोल का मतलब ये हुआ, तो 1 मोलिक्यूल का मास कितना होगा, 1 मोलिक्यूल का मास कितना होगा 162 बाई एवोगाड्रोस नंबर ग्राम, या इसी को 162 U 162 इंटू 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर ग्राम हमने लिखा, तो इसी को तो 1 U लिखते हैं, तो 162 इंटू 1 U मतलब 162 U। और जब U को हटा दें, ये मास ऑफ 1 मोलिक्यूल है, ये क्या है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल है, ये क्या है मास ऑफ 1 मोल है। तो जब हम मास मोलिकुलर मास इससे बोलेंगे तो मोलिकुलर मास ऑफ A क्या हो जाएगा 162, क्योंकि मोलिकुलर मास U में ग्राम 1 मोलिक्यूल का मास है, अगर इसी U को हटा दे तो क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास हो जाएगा, और मोलिकुलर मास अगर ये है तो फिर आपका काम हो रहा है। एमपी का फॉर्मूला पता चल गया तो आप n निकाल लेंगे, n कितना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना 81, और इसका निकालेंगे तो 162 बाई 81। ये कैसे किए समझ में आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे तो 81 आया था, तो ये आ जाएगा 2, n की वैल्यू निकल गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकल गया C10H14N2। समझ गए। तो क्वेश्चंस करने से बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। हाँ, आंसर मिलाना उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो सीखने के क्रम में सीखिए, आंसर नहीं मिलाइए।